दोस्तों, इजराइल आज दुनिया के चुनिंदा डेवलप देशों में से एक है जो 1 करोड़ से भी कम की पॉपुलेशन के साथ आज एक सुपर पावर की तरह काउंट किया जाता है। लेकिन हमेशा से इजराइल का ये हाल नहीं था, बल्कि 80 के दशक में इजराइल की हालत वैसी ही थी जैसे कि आज के पाकिस्तान की है। उनकी करेंसी लगातार गिर रही थी, देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो आखिर कैसे इजराइल इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आया और हम इससे क्या सीख सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इजराइल के पास शुरू से ही प्रॉब्लम्स की एक लंबी लिस्ट थी। सबसे पहली दिक्कत तो ये थी कि इजराइल एक यहूदी देश है जो हर तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है जो उसके दुश्मन थे। इस वजह से इजराइल किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकता था और उसका खुद का मार्केट इतना बड़ा नहीं था कि उसके भरोसे वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके। इसलिए उन्होंने दुनिया के बाकी देशों के साथ ही ट्रेड करना था। लेकिन इजराइल की दिक्कत ये है कि मिडिल ईस्ट में होने के बावजूद भी उनके पास तेल या फिर बाकी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, ना ही उनकी जमीन इतनी फर्टाइल थी कि वहां पर खेती के जरिए एक एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस बनाया जा सके। इजराइल की पॉपुलेशन भी बहुत छोटी है, इसलिए वो चीन की तरह मास मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में भी नहीं घुस सकते थे। 2009 तक भी इजराइल अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा ऑयल और बाकी तरह के एनर्जी इंपोर्ट्स पर खर्च कर देता था, जो कि इजिप्ट जैसे देशों से उन्हें मिलते थे। कहने का मतलब यही है कि परेशानियां काफी ज्यादा थी और इसके लिए बहुत ही बड़े चेंजेस की जरूरत थी। अगर हम 80 के दशक पर ही लौटें तो हम पाएंगे कि 1984 के दौरान इजराइल में महंगाई दर 350% तक पहुंच गई थी। इसे अगर आप कंपेयर करना चाहें तो देख सकते हैं कि भारत में महंगाई दर इस वक्त 6% के करीब है और पाकिस्तान में भी ये 40 से 50% है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसलिए इस समय इजराइल की हालत तो और भी ज्यादा नाजुक थी। उनकी करेंसी शेकेल की वैल्यू भी लगातार गिर रही थी और एक समय ऐसा आ गया था कि उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रह गई थी, जिस वजह से लोगों ने डॉलर जैसी फॉरेन करेंसीज को यूज करना शुरू कर दिया था। अगर आपके ही देशवासी आपकी करेंसी को छोड़कर दूसरी करेंसी इस्तेमाल करने लग जाएं तो इसका मतलब है कि लोगों को आपकी करेंसी के ऊपर बहुत कम भरोसा है। और दूसरी परेशानी ये है कि उस करेंसी की प्रिंटिंग का कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं है। इस वक्त अगर सरकार डॉलर्स पर ही टैक्स लगा देती है तो शेकल्स के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस और गिर जाता, और अगर शेकल्स पर टैक्स बढ़ जाता है तो इससे लोगों की परचेसिंग पावर पहले से भी कम हो जाती, जिसके लिए फिर सरकार को नोट छापने पड़ते। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि नोट प्रिंट करने से महंगाई बढ़ती है, सरकार इसी लूप में फंसी रह जाती। इसलिए सरकार को कुछ करना ही था। इजराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी अपनी करेंसी को स्टेबल करने की थी, क्योंकि अगर करेंसी अनस्टेबल रह गई तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर उस देश में पैसा नहीं लगाएगा। इसी वजह से सरकार ने 1985 में एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया और इसे न्यू इजरायली शेकेल कहा गया। लेकिन नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करना ही काफी नहीं था, क्योंकि अभी भी इकोनॉमी की हालत तो वैसी ही थी और ये नई करेंसी भी पुरानी करेंसी की रीब्रांडिंग भर रही थी। इस नई करेंसी के साथ साथ सरकार ने एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान भी लॉन्च किया था, जिससे सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाते हुए सबसे पहले अपनी फिजूल खर्चों को बंद किया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण भी कई तरह के प्रेशर्स इकोनॉमी पर पड़ते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमेशा पब्लिक पर ही की जाती है, ताकि जिन इकोनॉमीज का साइज बहुत छोटा होता है और वहाँ गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आता, वहाँ सरकार लोन लेकर भी पैसा खर्च करती है ताकि सभी को बेनिफिट्स मिल सके। एक उदाहरण से इसको समझें तो मान लीजिए कि कल को भारत सरकार ऐलान कर दे कि हर इंसान को वो 6,000 रुपए देने वाले। अब 148 करोड़ लोगों को अगर 6,000 रुपए दिए जाएंगे तो उतना पैसा सरकार पर नहीं होगा और सरकार लोन लेकर ये पैसा स्पेंड करेगी। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के पास अब 6,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जिससे कि वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। ज्यादा पैसे के कारण मार्केट में चीजों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा और फिर से आप धीरे धीरे महंगाई के जाल में फंसते जाएंगे। इसलिए इजराइल की सरकार ने अपनी स्पेंडिंग कम करने का फैसला किया। इसके अलावा उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक को भी इंडिपेंडेंट कर दिया ताकि वो सरकार के दबाव में न आए और सिर्फ वही कदम उठाए जो देश के लिए जरूरी हो। सेंट्रल बैंक्स के इंडिपेंडेंट होने के कारण वो जब चाहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं, जिससे मार्केट में कैश का फ्लो रुक जाता है और करेंसी डीवैल्यू होने से बच जाती है। लेकिन इजरायली सरकार ने भी अपनी करेंसी को एक हद तक डीवैल्यू होने दिया ताकि वो अपनी असली वैल्यू पर आ जाए और लोगों के अंदर इस नई करेंसी को लेकर सारे डाउट्स हैं वो सारे मिट जाए। ऐसा हुआ भी। जब ये करेंसी अपनी सही वैल्यू पर आ गई तब लोगों ने इसे इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया और अगले 5 सालों में धीरे धीरे करके महंगाई दर 350% से गिरकर 20% पर आ गई, जो अभी भी ज्यादा था।
लेकिन पिछली सिचुएशन के मुकाबले बहुत बेहतर था। इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स थे जिन्होंने उनकी इकॉनमी को काफी मदद की, जिसमें से एक था ऑफशोर नेचुरल गैस की डिस्कवरी। ये इतनी ज्यादा गैस तो नहीं थी कि इसे एक्सपोर्ट करके वो पैसा कमा सके, लेकिन इससे उनकी खुद की नीड्स अब पूरी होने लगी थी। इजराइल के पास एक दूसरा सबसे बड़ा तुरुप का इक्का उनकी टूरिज्म बिजनेस था। इजराइल हमेशा से ही जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तीनों ही धर्मों के लिए एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है, क्योंकि यहाँ जेरूसलम है जो कि सभी अब्राहमिक रिलीजियस के लिए एक पवित्र जगह है। यही वजह है कि 94 लाख की पॉपुलेशन वाले इस देश में हर साल 40 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। इससे भी काफी सारे फॉरेन इनकम और जॉब्स जनरेट की जाती हैं। लेकिन इजराइल आज इससे भी आगे बढ़ गया है और टूरिज्म इंडस्ट्री उनकी जीडीपी में सिर्फ 2% का ही योगदान देती है। आज इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उनकी ब्रेन पावर। इजराइल आज डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर है जो दुनिया भर के देशों को ड्रोन्स, गन्स और मिसाइल्स के रूप में न सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करता है, बल्कि उनका सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। और पेगासस जैसी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स भी इजराइल ओरिजिन के ही हैं। इजराइल ने बहुत पहले ये पहचान लिया था कि वो मास मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने हर एक सिटीजन को एक रिसोर्स के रूप में डेवलप करना शुरू किया और उनकी एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया। आज अगर हम सिर्फ इजराइल के रिसर्च और डेवलपमेंट की फंडिंग को ही देखें तो वो अमेरिका जैसे देशों से 2 गुनी है। इन्हीं कारणों से वो लोग आज मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज होने वाले एडवांस सेमीकंडक्टर्स बनाने में दुनिया में पहले नंबर पर आगे हैं। इजराइल अपने इंपोर्ट्स को लेकर भी सीरियस था और उन्होंने उन्हें भी घटाना शुरू किया। आज इजराइल सिर्फ ज्वेलरी या फिर अनकट डायमंड्स जैसी चीजें ही इंपोर्ट करता है, और अगर कल को उनके ये इंपोर्ट्स कोई भी बंद कर देता है तो उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इजराइल में एक पब्लिक और प्राइवेट रिलेशंस भी हैं। वहाँ सभी को मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस देनी होती है, जहाँ पर एडवांस विंग्स भी होते हैं, जहाँ लोग सिर्फ हैकिंग या बाकी चीजों पर फोकस करते हैं। फिर यही लोग मिलिट्री से रिटायर होने के बाद अपनी खुद की कंपनीज सेटअप कर लेते हैं और सरकार उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी देती है, जिससे कि बिजनेसेस के शुरुआती दौर में उन्हें परेशानी आती है। सभी डेवलप्ड मुल्कों की तरह इजराइल की सक्सेस को भी आज उनका प्राइवेट सेक्टर ड्राइव कर रहा है। लेकिन इजराइल की प्राइवेट कंपनीज के बारे में हम ज्यादा इसलिए भी नहीं सुनते क्योंकि वो साबुन या तौलिया नहीं बनाते, बल्कि बम और मिसाइल बनाते हैं, जिस वजह से इन कंपनीज के कस्टमर्स आम लोग नहीं बल्कि बाकी देशों के सेनाएं और दूसरे डिफेंस फोर्सेस होती हैं। आज इजराइल की कैपेबिलिटीज की वजह से उन्हें अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है और आज यूरोप से लेकर अमेरिका तक की कंपनीज इजराइल से आकर हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और रिसर्च सेंटर भी सेटअप कर चुकी है। इजराइल में हर तरफ आपको इनोवेशन और एक फ्यूचरिस्टिक विजन देखने को मिलता है जो लंबे समय तक मिडिल ईस्ट में गायब था। और आज जब मिडिल ईस्ट के बाकी देशों का तेल खत्म हो रहा है तो वो भी अब अपनी इकोनॉमी को इजराइल की तरह ही बाकी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। हमने देखा कैसे दुबई एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन और बिजनेस हब में बदल गया। अब सऊदी अरब भी टूरिज्म प्रमोट कर रहा है और आईपीएल तक अपने यहाँ करवाने की फिराक में है। इजराइल ने सोवियत यूनियन के टूटने का भी बहुत ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि सोवियत यूनियन में यहूदियों की एक बड़ी जनसंख्या थी और क्योंकि इजराइल में कोई भी यहूदी सिटीजनशिप ले सकता है, इसलिए बहुत से लोग तब इजराइल आ गए थे। इन लोगों ने भी अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज से इजराइल की काफी मदद की और आज भी इजराइल की 15% लोग रशियन ही बोलते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिससे इजराइल ने खुद को श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिक कोलैप्सेस से बचाकर आज इस कदर ट्रांसफॉर्म कर लिया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पावर बनकर सामने आएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।